कानून को अपने हाथों में लेने की। कई 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 इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में ज़रूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद ज़रूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ़ुज़ सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ़ुज़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ़ुज़ है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। तो नसीर साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। इस देश ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उन्हें 1985 में पद्मश्री मिला था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और 2003 में पद्म भूषण मिला था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। यानी इस देश ने उनका सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब उनके बयान से ऐसा लगता है कि जैसे वही देश अब उनके रहने लायक नहीं रहा। नसीर साहब को अब अपने बच्चों के लिए डर लगता है, लेकिन क्या उन्हें उस दिन भी डर लगा था जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला कर दिया था? जिस ताज होटल के अंदर आतंकवादी घुस गए थे, वहां से नसीरुद्दीन शाह का घर करीब 20 किलोमीटर दूर था। क्या उस दिन भी उन्हें यह डर लगा था कहीं कोई आतंकी उनके घर ना घुस जाए? क्या नसीर साहब को कभी हमारे सैनिकों के खून के प्यासे कश्मीर के इन पत्थरबाजों को देखकर भी डर लगता है? किसी आतंकवादी को बचाने के लिए कैसे कश्मीर के पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं? क्या इन तस्वीरों को देखकर भी कभी नसीर साहब ने देश का माहौल खराब बताया है? क्या नसीर साहब को देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के बच्चों को भी इस तरह से फिक्र उनकी होती है उन्हें, जैसे अपने बच्चों की हो रही है? क्या कभी वो ये भी सोचते हैं कि इन जवानों के परिवारों का क्या होगा? नसीर साहब का ये बयान बुलंदशहर में हुई यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की तरफ इशारा करता है। निश्चित तौर पर सुबोध सिंह के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या नसीर साहब को जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित भी याद हैं? पिछले साल जून के महीने में श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बाहर भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। बुद्धिजीवियों की भाषा में इसे लिंचिंग कहा जाता है। मोहम्मद अयूब पंडित को भीड़ तब तक पीटती रही जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इस मस्जिद के बाहर अयूब पंडित अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मस्जिद से बाहर आ रहे लोगों की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन आतंकियों और अलगाववादियों की समर्थक भीड़ को ये ड्यूटी पसंद नहीं आई और वहां के लोग असहनशील हो गए और उन्हें मार डाला। नसीर साहब ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। कभी समाज के लिए लड़ने के लिए वो हीरो बने अपनी किसी फिल्म में, तो कभी आतंकवाद के खिलाफ बुलंद आवाज उठाते हुए नजर आए। 2008 में उनकी एक फिल्म आई थी अ वेडनेसडे। हम आपको नसीर साहब की इस सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट डायलॉग सुनाना चाहते हैं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब?
आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दें। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो RDX के साथ? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब। यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज ही मरेगा। ये 4 ही क्यों, और भी तो हैं? मैंने लॉटरी निकाली, इन चारों का नाम निकला है। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक इब्राहिम को नहीं मारा तो ना जाने कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल। और इब्राहिम खां जैसे लोग ही मारेंगे उन्हें। पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे, और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? Yes, they asked us this question on a Friday, repeated it on Tuesday. I'm just replying on Wednesday. तो फिल्मी डायलॉग आपने सुन लिया, अब उनके असल जिंदगी के विचार सुनिए और इन दोनों की तुलना कीजिए। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे।